नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री स्पेशल फॉर रीट। इसमें पिछले वीडियो में आपने देखा होगा त्रिभुज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पद अपन पढ़ रहे थे। माध्यिका आपने पढ़ा, शीर्षलंब आपने पढ़ा। अभी आपका वक्त जाया नहीं करते हुए मैं सीधा अगले पद पे आता हूँ। अगला हम पढ़ रहे हैं कोणार्धक। अगला जो पद है जिसका हम परिचय कर रहे हैं यहाँ पे वो है कोणार्धक। देखिएगा, मैं आपको बताऊं यहाँ चार चीजें हम पढ़ेंगे। एक तो होती है माध्यिका, यानी चार प्रकार के केंद्र त्रिभुज में देखने को मिलेंगे। माध्यिका, शीर्षलंब, ये दो आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। ये है कोणार्धक और अगला होगा भुजा लंब अर्धक, समद्विभाजक। माध्यिका केंद्रक बनाता है, शीर्षलंब लंब केंद्र बनाता है, कोणार्धक अंत केंद्र बनाता है, ये परिकेंद्र। इनकी चर्चा करेंगे अभी। अब फिर इनका हम एक साथ इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक साथ अध्ययन कर लेंगे। तो आइए हम टॉपिक पे आते हैं सीधा। कोणार्धक। देखिएगा कोणार्धक क्या है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। शीर्ष कोण को दो समान भागों में, शीर्ष कोण को दो समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड। देखिएगा भाई कि वह रेखाखंड जो शीर्ष कोण को दो समान भागों में बांटता है। देखिएगा, ये है जैसे आपका ट्रायंगल, ये कोई त्रिभुज है भाई। थोड़ा इधर बना लेता हूं, उधर पर इसके फैक्ट्स जो होंगे वो लिख लेंगे। देखिएगा, ये एक त्रिभुज है भाई। त्रिभुज ABC है, मान लीजिए ये। इस त्रिभुज ABC जो है आपका, ये इसके शीर्ष कोण कहलाते हैं। जैसे ये शीर्ष है, हम जब तक स्पेशली नहीं कहे बाह्य कोणों के बारे में तब तक कोण शब्द है, इसका मतलब अंतः कोणों की चर्चा कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई। तो ये शीर्ष कोण A है, ये शीर्ष कोण B है आपका, और ये शीर्ष कोण C है भाई। हमने कोणार्धक यहाँ इसके देखने हैं कि कोणार्धक क्या होता है। तो देखिएगा कोणार्धक क्या है, शीर्ष कोण को दो समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड, यानी वो रेखाखंड जो शीर्ष कोण को दो समान भागों में बांटेगा। तो जैसे ये कोण है भैया आपका, तो एक ऐसा रेखाखंड इस शीर्ष से निकलेगा जो इस कोण को दो बराबर, जैसे मान लीजिए 50 डिग्री है, सपोज दैट ये 50 डिग्री का एंगल है, तो एक ऐसा रेखाखंड निकालो जो 25-25 यानी 50 के दो बराबर टुकड़े कर दे। इस रेखाखंड का हमें ये मतलब नहीं आगे जाके कितने डिग्री का कोण बनाएगा, भुजा के मध्य बिंदु से निकलेगा या किधर से निकलेगा, इसका कोई हमें लेन देन नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ इस पे है कि भाई इस कोण के दो बराबर टुकड़े हो जाने चाहिए। जैसे इसके दो टुकड़े हो गए तो ये जो रेखाखंड जाएगा शीर्ष से निकलेगा, सामने वाली भुजा आपको मिलेगा जाके, ये लो जी, सामने वाली भुजा को मिल गया। अब हो सकता है इसका मध्य बिंदु किसी स्पेशल त्रिभुज में होता है, हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि मध्य बिंदु पे मिले, जरूरी नहीं कि यहाँ समकोण बनाए या कोई अन्य कोण बनाए। हमारा काम सिर्फ इतना है, इस कोण के दो बराबर टुकड़े कर देना। तो देखिएगा भाई, शीर्ष कोण कोणार्धक क्या होता है, शीर्ष कोण को दो समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड। यानी हमें शीर्ष से एक ऐसा रेखाखंड लेना है जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। जैसे हमने ये ले लिया भाई, ऐसे इसको दो बराबर भागों में बांटना, इसको ऐसे। तो देखिएगा ये दो बराबर भागों में, ये दोनों टुकड़े बराबर हो गए, ये और ये। ऐसे ही जैसे हमने इसको लेना है कि इस कोण के दो टुकड़े करें, तो ये जो टुकड़े हैं ये बराबर हो गए, ये लो। तो ये इसके बराबर है, ये टुकड़ा इसके बराबर, यानी शीर्ष कोण के जो तीन शीर्ष कोण थे उनके हमने सबके दो दो टुकड़े कर दिए। तो ये जो डॉट डॉट वाली लाइनें जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये डॉट डॉट वाली लाइनें आपकी कहलाती हैं कोणार्धक। समझ गए होंगे कोणार्धक क्या है, शीर्ष कोण को दो समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड। चले इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। इनकी संख्या देखिएगा, जब तीन शीर्ष हैं तो इनकी संख्या भी कितनी होगी, 3। अच्छा, ये सारे संगामी होते हैं। संगामी मैं बार बार यूज कर रहा हूं, संगामी आप समझ रहे होंगे संगामी का मतलब क्या होता है। संगामी का मतलब होता है तीन या अधिक रेखाएं जब एक बिंदु से निकले तो उनको संगामी रेखाएं कहते हैं। तो तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं। और याद रखने वाली बात है, इनका जो संगामी बिंदु है, यहाँ से सवाल पूछते हैं, मैं हर पॉइंट पे आपको बता रहा हूँ। संगामी बिंदु इनका कहलाता है अंतः केंद्र। याद रखिएगा, ये जीके की तरह का सवाल हो गया आपका कि माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्र कहलाता है, शीर्षलंब का संगामी बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, जबकि कोणार्धकों का शीर्ष कोणार्धक का संगामी बिंदु आपका अंतः केंद्र कहलाएगा।
अच्छा, इनकी स्थिति की बात करते हैं। जैसे आपने शीर्षलम में इनकी स्थिति देखी होगी कि शीर्षलम कभी अंतः भाग में था, कभी बाह्य भाग में था, कभी आपकी भुजाएं शीर्षलम का काम कर रही थी। तो यहाँ इसकी स्थिति होगी सदैव अंतः भाग में। क्यों होगा सदैव अंतः? क्योंकि हम अंतः कोणों का समद्विभाजन कर रहे हैं, तो ये सदैव अंतः भाग में रहेंगे भाई। सदैव अंतः भाग में कौन रहेगा? कोणार्धक भी रहेगा, तो इनका संगामी बिंदु भी सदैव कोणार्धक, यानी अंतः केंद्र। जैसे नाम से ही आप देख रहे हो केंद्र कौन सा है? अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र यानी सदैव कहाँ रहेगा? अंतः भाग में। इसकी कोई स्थिति ऐसे नहीं होती कि समकोण में अलग रहता है, अधिक कोण में अलग रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों कोणों का जो समद्विभाजन, समकोण की मैं बात करूं तो देखिएगा, बना के देख लेते आप समझ जाओगे। ये समकोण त्रिभुज था, हमको इसका अर्धक लेना था, इसका अर्धक लेना था और इसका अर्धक लेना था, तो ये यहाँ मिल जाएगा भैया आपका। मतलब ये तीनों जो अंतः कोण है तो इनके अर्धक भी अंदर से आएंगे, अर्धक अंदर से आएंगे तो काटेंगे भी अंदर ही, और जहाँ काटेंगे यानी जहाँ संगम करेंगे ये, तो वो संगम बिंदु भी आपका अंतः भाग में रहेगा और उसको कहते हैं अंतः केंद्र। ये तो था इसका सामान्य परिचय। अब कंपटीशन की दृष्टि से हम देखते हैं अंतः केंद्र का फंक्शन क्या होता है, क्या अंतः केंद्र पे कैसे कोण बनते हैं, क्या ये काम करता है। तो देखिएगा अंतः केंद्र का मतलब क्या होता है। जैसे आपने अंतः केंद्र प्राप्त कर लिया, जैसे सपोज दैट ये केंद्र आपका अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है मान लीजिए ये। यदि ये आपका अंतः केंद्र है इसका, तो इसको केंद्र मान के अंतः केंद्र प्राप्त कहां से होगा? कोण अर्धक लोगे, कोण अर्धकों को अपन संगामी बिंदु जो होगा वो अंतः केंद्र होगा। ऐसे करके हमने जैसे अंतः केंद्र लिया हुआ है किसी त्रिभुज का, ही अंतः केंद्र है, यानी यहाँ से शीर्ष जो कोणों के अर्धक है वो यहाँ मिलते हैं तीनों। अच्छा, इस केंद्र को आप केंद्र मान के यदि एक वर्त खींचोगे, एक सर्कल बनाओगे आप, तो ये सर्कल त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। ये देखिएगा इसका काम क्या है। अंतः केंद्र का मतलब क्या है कि ये केंद्र एक ऐसा सर्कल बनाएगा जो सर्कल त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, सर्कल का मतलब होता है वर्त भाई, यानी एक ऐसा वर्त आपको बनाना है। इस केंद्र को, इस बिंदु को, कौन से बिंदु को? कोण अर्धकों के संगामी बिंदु, यानी अंतः केंद्र को केंद्र मानकर खींचा गया वर्त त्रिभुज की तीनों। अच्छा, उसकी त्रिज्या होगी, ऐसे तो बड़ा वर्त भी खींच सकते हैं अपन, ऐसे नहीं। इसकी त्रिज्या क्या होगी देखिएगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे क्या ये चीजें होती हैं। यहां तक देखिए आप, संगामी बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अब बात करते हैं अंतः केंद्र की विशेषता। अंतः केंद्र जो होता है वो भुजाओं से, उनकी भुजाओं से जो लंबवत दूरी है, देखो मैं एक शब्द लिख रहा हूं लंबवत दूरी, अंतः केंद्र की भुजाओं से लंबवत दूरी, अंतः केंद्र की भुजाओं से लंबवत दूरी। लंबवत का मतलब यहां से आपको वही बात आ गई, फिर वही लट्टू वाली से बात है, यहां लगाना है, यहां लगाना है, यहां लगाना है। तो जैसे जिस बिंदु पे ये सर्कल मिल रहा है, सर्कल यानी स्पर्श रेखा होगी एक तरह से, इसकी सर्कल में पढ़ेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो स्पर्श बिंदु से इस केंद्र को आप मिलाओगे, तीनों के स्पर्श बिंदु को आप इसके केंद्र से मिलाओगे, तो ये तीन त्रिज्याएं आपको प्राप्त हो रही है। और ध्यान दीजिए तीनों इस वर्त की त्रिज्याएं, तो तीनों लंबाई में क्या होंगी? समान। मैं पुनः आपको बता दूं, इस बिंदु से लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कैसे लेंगे? इस बिंदु से इस रेखा पे लंब डालना था ये तो, लेकिन हमने पहले क्या बना रखा है? सर्कल बना रखा है। सर्कल इसको स्पर्श कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इसका क्या हो गया? स्पर्श बिंदु हो गया। और स्पर्श बिंदु त्रिज्या के साथ, यानी स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये लो, मैं 90 लिख ही देता हूं यहाँ पे। तो एक तो नया फैक्ट याद हो गया, जो कि सर्कल में हम इसका विशेष रूप से अध्ययन कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे, पता चलेगा क्यों बनाता है 90। तो फिलहाल के लिए आप इतना देखें कि अंतः केंद्र की भुजाओं से लंबवत दूरी सदैव समान होती है। समान क्यों होगी भाई? क्योंकि त्रिज्याएं हैं वर्त की। तो देखिएगा यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, सवाल ऐसे पूछेगा, त्रिभुज का वह बिंदु, यानी त्रिभुज का वह बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से जिसकी लंबवत दूरी सदैव समान होती है, क्या कहलाता है? यानी वह बिंदु जिसकी त्रिभुज की भुजाओं से लंबवत दूरी समान होती है, वह भुजाओं से लंबवत दूरी, देखिएगा एक शीर्ष से आएगा अगला, तो भुजाओं से जिसके लंबवत दूरी बराबर होती है वो क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। कई बार सवाल पूछा गया है कि अंतः केंद्र क्या होता है, तो बेसिकली अंतः केंद्र क्या होता है? कोण अर्धकों का संगामी बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, एक तो ये याद रखना आपको कि इनका कटान बिंदु या संगामी बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। दूसरा आपके पास क्या आ गया कि वह बिंदु जो
त्रिभुज की भुजाओं से सदैव जिसकी लंबवत दूरी सदैव समान होती है वो बिंदु क्या कहलाएगा? तो भुजाओं से जिसकी लंबवत दूरी समान होगी, यानी ऐसा बिंदु जो भुजाओं से सदैव लंबवत दूरी बराबर रखता है वो बिंदु कहलाएगा अंतः केंद्र। तो याद रखिएगा अंत, या फिर ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा, अंतः केंद्र की भुजाओं से लंबवत दूरी सदैव समान होती है। अच्छा, सदैव समान होगी, इस अंतः केंद्र को केंद्र मानकर त्रिभुज के अंदर से वर्त खींचा जा सकता है। अंदर से जो वर्त खींचोगे वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करके निकलेगा। ये बात हो गई। अच्छा, ये तो थी अंतः केंद्र की बात। और इसके क्या क्या फैक्ट हैं कि भुजाओं से बराबर, ये भाई ये तीनों आर है, रेडियस ऑफ ए सर्कल है भाई, तो ये तीनों बराबर होंगे, तो अंतः केंद्र से दूरी बराबर हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी समान है, इसी दूरी को कहा जाता है त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। त्रिभुज की अंतः त्रिज्या देखिएगा भैया, ये किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कैसे निकालोगे आप? किसी भी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होती है? किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अंतः केंद्र पे जाएंगे। अंतः केंद्र कहाँ से डिफाइन होगा? कोणार्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र हो गया भाई आपका। ठीक है, अब इसके अंतः त्रिज्या निकालने के कई फॉर्मूले हैं आपके पास। मैं एक सिंपल सा फैक्ट, जहां से कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, वो मैं अंतर त्रिज्या के लिए फैक्ट लिख देता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि आप त्रिभुज के अर्ध परिमाप का भाग देंगे, एक फॉर्मूला है भाई, याद रखिएगा, हम क्षेत्रमिति में इस पर डिस्कस करेंगे दोबारा। फिलहाल यहाँ चर्चा चल रही थी इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये दूरी निकालोगे कैसे। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, त्रिभुज का परिमाप दे देगा और पूछ लेगा त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या है। इसका जैसे ट्रांसपोजिशन करोगे तो अर्ध परिमाप गुणा अंतः त्रिज्या से क्षेत्रफल भी निकलता है। तो यहाँ से छोटे छोटे सवाल बनेंगे कि किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कैसे डिफाइन होती है। किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या अंतः केंद्र से यहाँ तक की दूरी होती है, भुजाओं तक की दूरी। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? जैसे आप कैलकुलेट करोगे इसको, मान लीजिए यहाँ से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका, तो अंतः त्रिज्या कैसे डिफाइन होती है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप ले रहा है मैंने, मतलब जो परिमाप पूरा नहीं है, आधा परिमाप। जो हीरोन के सूत्र में आप एस काम में लेते हो, ए प्लस बी प्लस सी, इफ ए प्लस ए एंड बी एंड सी इज द साइड ऑफ एनी ट्राइंगल, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर, ये होता है आपका किसी त्रिभुज का अर्ध। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था भाई, अंतः त्रिज्या जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप से। अच्छा, ये तो इसका बेसिक था कि जैसे अंतः त्रिज्या होगी, सभी भुजाओं से जो बिंदु होगा वो समान दूरी पे होगा। अभी हम इसके कुछ और फैक्ट्स देखते हैं कि यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चीज़ को एक बार नोट कर लें कि अंतः केंद्र कैसे होता है, कैसे इसकी अंतः त्रिज्या होती है। अभी हम इस पे पढ़ते हैं जहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण, वो देखिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा क्या होता है अंतः त्रिज्या पे बनने वाला, अंतः केंद्र पे बनने वाला कोण, सॉरी। तो देखिएगा, इस फैक्ट को ध्यान से समझिएगा। अभी हमने शीर्ष लंब पे पढ़ा था, शीर्ष कोण P था तो वो 180 माइनस P था। मैं इनका ध्यान दीजिए, आपको सभी का एक साथ अध्ययन करवा दूंगा बाद में इसी वीडियो के लास्ट में। तो हम कोण अर्धक पढ़ रहे थे, ये इस प्रकार था, अंतः केंद्र आपके पास आया। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये x डिग्री है पूरा, ये ABC बोल देता हूँ इसको, ये कोण x डिग्री था पूरा, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है और ये z डिग्री था। तो हम यूँ कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों अंतः कोणों का x y z, मैं अंतः कोणों की बात कर रहा हूँ भाई। अब हमको लेना है इनके कोण अर्धक भाई। तो जैसे ये x/2 हो गया, ये x/2 हो गया, सेम ऐसे इसकी चर्चा करें, देखिएगा। तो ये आपका y/2 हो गया, y/2 हो गया, देखिएगा। इसकी चर्चा हम करते हैं, ये लो, ये आपका हो गया z/2, z/2। ठीक है, अब परीक्षा में ऐसे आएगा भाई, ये देखना, इतना ही देगा, ये लिखेगा ये जो बिंदु है वो आपका अंतः केंद्र है भाई, ये बिंदु आपका अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है, और ये शीर्ष कोण आपका x डिग्री है। तो इसकी वैल्यू बताइए आप, ऐसा आपके पास आएगा। तो देखिएगा इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास इक्वेशन है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये है। यदि मैं सभी में 2 का भाग दूं तो हम लिख सकते हैं x/2 प्लस y/2 प्लस z/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया भाई। ठीक है, हम लिखें y/2 प्लस z/2 इज इक्वल टू 90 माइनस x/2 हो गया। अब ये यहाँ आ जाइए, ये क्यों करा मैंने, यहाँ समझ जाएंगे आप। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल हो गया भाई, ये लो, ये वाला जिसको मैं डार्क कर देता हूँ अच्छा सा, ये लो,
इसको समझिए आप। से एक त्रिभुज बन रहा है आपके पास, इसका एंगल है एक तो y/2 है, एक z/2 है, और साथ में ये, तो ये क्वेश्चन मार्क आपको चाहिए, तो हम एक नई बात लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क प्लस y/2 प्लस z/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? जे हो गया, ये कोण हो गया, और जे दोनों कोण हो गए, z/2 y/2, ये मिला के एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज के तीनों कोण हो गए 180 डिग्री। तो ये हमारे पास यहां से एक बात निकल के आई। अच्छा, हमें तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू चाहिए, वो भी x की फॉर्म में चाहिए। तो देखिएगा क्वेश्चन मार्क जो है आपका, क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू आपके पास ऊपर है, देखिए y/2 और z/2 की क्या है, प्लस 90 माइनस x/2। इसकी वैल्यू मैंने यहां लिख दी भाई, ऊपर वाले समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूं मैं यदि इसको, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने इसकी वैल्यू यहां लगा दी, इज इक्वल टू आपका पास 180 है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो गया 180, ट्रांसपोजिशन करोगे तो 90 तो आपका माइनस का हो जाएगा, प्लस x/2 नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो गया 90 प्लस x/2। ये फाइनल फॉर्म निकल के आई, यानी मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है, ऐसा बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप रट्टा नहीं मारे, प्लीज समझ लें, यदि आप भूल गए कैसे क्या हो रहा है तो ये प्रोसेस देख लें आप, इसी प्रोसेस से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली आपको याद क्या रखना है, यदि यहां शीर्ष कोण का वैल्यू x डिग्री है, ये x डिग्री है, इनको छोड़ दीजिए आप, ये कोई काम के नहीं है, आपको शीर्ष कोण देके इनकी वैल्यू, ये तो आपने सिद्ध करने के लिए मैंने लिखा था, यदि ये x डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने इस प्रोसेस के जरिए इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 90 प्लस x/2, यानी अंतः केंद्र पे बनने वाला कोण सामने जो शीर्ष कोण है उसके आधे में समकोण जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये देखिए इस फॉर्म को देखिए, सवाल आपसे ऐसे पूछेगा, ये लो जी, ये अंतः केंद्र है आपका, और यहां 40 डिग्री बना है, यहाँ 40 डिग्री बना है, ये अंतः केंद्र है। कई बार परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं, केंद्रों के नाम बदलेगा, याद रखना, शीर्ष लंब पे कैसे बनता है। अब हम चर्चा कर रहे थे अंतः केंद्र पे कैसे बनता है, तो अंतः केंद्र की बात आई तो ये 40 डिग्री है, तो ये आएगा 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा, 90 प्लस θ/2, या x है तो x/2, θ है तो θ/2, p है तो p/2, r है तो r/2, जो भी यहाँ लिखा है उसका आधा समकोण में जोड़ के प्राप्त किया जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 20, भाई 40 का आधा 20 लेंगे, 90 20 हो गया 110, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। ध्यान दीजिए, न डबल होगा न 180 में से निकलेगा, एक अलग प्रोसेस आया, 90 प्लस θ/2 यानी शीर्ष कोण का आधा। तो ये देख लीजिए आप, एक बार कैप्चर कर लीजिए इसको। अब मैं यहां इसको हिंदी में लिखता हूं, फैक्ट जो थे अंतः केंद्र के आपके कोण अर्धक के जो पढ़ रहे थे अपन, अंतः भाग में होता है, इसका कटान बिंदु ये होता है। अभी मैं यहां लिख रहा हूं कि अंतः केंद्र पर बना कोण, हिंदी में लिख देता हूं, अंतः केंद्र पर बना कोण, शीर्ष कोण जो सामने शीर्ष है, सामने शीर्ष कोण के आधे में समकोण जोड़कर, समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ये लो भाई, ये इसका फैक्ट था। मैं पुनः रिवाइज कर लेता हूं फटाफट। कोण अर्धक क्या था, शीर्ष कोण को दो समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड कोण अर्धक होता है। संख्या इनकी 3 होती है, तीनों संगामी होते हैं, इनका संगामी बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, अंतः केंद्र सदैव त्रिभुज की भुजाओं से समान लंबवत दूरी पर स्थित होता है, यानी वह अंतः केंद्र वो बिंदु है जो किसी त्रिभुज की भुजाओं से सदैव लंबवत, समान लंबवत दूरी पर स्थित होता है, उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र काम क्या करता है, अंतः केंद्र को केंद्र मानकर और इस लंबवत दूरी को त्रिज्या मानकर यदि सर्कल बनाया जाए तो वो सर्कल त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। इसका मतलब त्रिभुज का अंतः वृत्त खींचने के लिए आपको अंतः केंद्र की आवश्यकता होती है, जो कि कोण अर्धक से प्राप्त किया जाएगा। अच्छा, अंतः केंद्र के बारे में हम और बात करें तो अंतः केंद्र से जो भुजाओं की दूरी है वो अंतः त्रिज्या कहलाती है, यानी जैसे ये लंबवत दूरी ये होती है अंतः त्रिज्या, ये वाली अंतः त्रिज्या प्राप्त करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उस क्षेत्रफल में आप उसके अर्धपरिमाप का भाग दे दोगे, यानी क्षेत्रफल का और अर्धपरिमाप का जो अनुपात होता है वही त्रिभुज की अंतः त्रिज्या को इंडिकेट करता है। अच्छा, ये अंतर त्रिज्या की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका था, यदि आपके पास कैलकुलेशन वाला सवाल है। अगला था, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से कोण अर्धक में ये होती है, अंतः केंद्र पे बनने वाला कोण। अंतः केंद्र पे बनने वाले कोण को हमने डिफाइन किया, वो होता है शीर्ष कोण का आधा प्लस समकोण, यानी सामने वाले जो शीर्ष कोण है उसके आधे में समकोण जोड़ के प्राप्त किया जाता है। इसका एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 50 डिग्री बनना है और ये आपका अंतः केंद्र है, तो अंतः केंद्र पे क्या बनेगा, अंतः केंद्र पे बनेगा इसका आधा लीजिए 25 और समकोण में जोड़ दीजिए 90 25, आपका हो गया 115 डिग्री।
तो आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ये था त्रिभुज का अंतः केंद्र। इससे पहले हमने पढ़ा है केंद्रक लंब केंद्र। अब एक अगला और आखिरी फटाफट, चूंकि आपके एग्जाम को देखते हुए, आपके समय को ध्यान में रखते हुए फटाफट थोड़ा सा स्पीडली भाई बता रहा हूँ इन चीज़ों को। यदि आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो भी ये समझ में आ जाएंगे, आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप आराम से स्लो करके देख लीजिएगा, या यदि फिर भी कोई आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे अवगत करा दीजिएगा भाई। चलिए अब हम लास्ट पढ़ते हैं त्रिभुज के महत्वपूर्ण पदों में। अगला है हमारा भुजा लंब अर्धक या समद्वि भाजक। एक ही बात है भाई, समद्वि भाजक। समद्वि भाजक का मतलब होता है समान दो भागों में बांटने वाला, और वही है वो आपका भुजा लंब अर्धक। देखिएगा भुजा लंब अर्धक या भुजा लंब समद्वि भाजक क्या है। इसका चौथा माध्यिका आपने पढ़ा, शीर्षलंब पहले वाले वीडियो में पढ़े, इस वीडियो में हमने अभी पीछे कोणार्धक का अध्ययन करा। अभी हमारा रनिंग है भुजा लंब अर्धक। तो भुजा लंब अर्धक एक अलग चीज है। देखो ये तीनों चीजें शीर्ष से निकल रही थी, इसका शीर्ष से कोई लेना देना नहीं है। कैसा नहीं है, समकोण त्रिभुज से मैं इसको सीधा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है, मैंने जैसे एक समकोण त्रिभुज बना लिया भाई, ध्यान दीजिए इन त्रिभुजों के बारे में मैं इस अलग अलग त्रिभुजों की अभी व्याख्या करेंगे अपन, समकोण की न्यून कोण की अगले वीडियो में। तो देखिएगा अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं भुजा लंब समद्वि भाजक क्या होता है। तो जैसे ये भुजा है, इसकी आपको क्या करना है कि इस भुजा का मध्य बिंदु लेना है। जैसे मान लीजिए मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे कई रेखाएं निकल सकती हैं। हमको एक ऐसा रेखाखंड खींचना है जो, देखो इसका अर्थ समझिए, भुजा, जो भी भुजा आप ट्रायंगल की ले रहे हो उस पे लंब भी हो, वो लंब का मतलब उस पे 90 डिग्री लंबवत हो उस पे, साथ में भुजा का क्या करे, समद्वि भाजन भी करे। तो हमें एक ऐसा रेखाखंड लेना है जो इस भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटे और इसका इस पे लंबवत भी हो। तो जैसे इसको दो बराबर भागों में ऐसे ऐसे रेखा जाएगी भाई, ये लो। तो आप समझ रहे होंगे ये किसी प्रकार से शीर्ष से नहीं गुजरता, जरूर नहीं कि शीर्ष से गुजरे। कई त्रिभुजों में शीर्ष से गुजरता है, जैसे आप पढ़ोगे समबाहु त्रिभुज है, और त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज वगैरह कहीं से गुजर सकता है। लेकिन ये देखो इन तीनों के लिए आवश्यक था कि ये तीनों शीर्ष से निकलते थे। माध्यिका शीर्ष से निकलती है, शीर्षलंब शीर्ष से निकलता है, कोण अर्धक शीर्ष कोण से यानी शीर्ष से निकलता है। पहला आपके पास है भुजा लंब अर्धक जो किसी प्रकार से शीर्ष से नहीं निकलता। तो ये तो हो गया इस भुजा का, यानी ये यहाँ 90 बनाना चाहिए और ये दोनों टुकड़े आपके बराबर हो जाने चाहिए। ये काम होता है किसका, भुजा लंब समद्वि भाजक। यानी इसकी हिंदी लिख देता हूं, भुजा को दो समान भागों में विभाजित करने वाला लंबवत रेखाखंड है। इसी में समझ जाओगे भाई, शब्दों को समझ लीजिएगा, लंबवत रेखाखंड या रेखा जो भी है। भुजा को दो समान भागों में विभाजित करने वाली जो लंबवत रेखा है वही रेखा आपकी क्या कहलाएगी, भुजा लंब समद्वि भाजक। देखिएगा इसका हो गया। अब इसका करेंगे अपन, इसका करेंगे तो यूं करेंगे भाई, ये लो यूं, ये दोनों बराबर आ गए और यहां 90 डिग्री बन गया। अब इसका आप करोगे तो देखिएगा ये ऐसे आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए कर्ण से होके निकलता है। बस यही इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसीलिए मैंने समकोण त्रिभुज उठाया है। अच्छा, तो भुजा लंब समद्वि भाजक अर्थ आप समझ गए होंगे। इसका आगे विश्लेषण करते हैं। इनकी संख्या 3 होती है भाई, वही बात है, तीनों देख रहे होंगे आप, संगामी एक बिंदु पे मिल रहे हैं, तीनों संगामी होते हैं। और ये संगामी बिंदु इनके सब के आपको याद रखना है। संगामी बिंदु जो है वो इसका परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र, परि यानी बाहर की ओर से, चारों तरफ से। तो संगामी बिंदु परिकेंद्र होता है। किसका परिकेंद्र, संगामी बिंदु किसका संगामी बिंदु परिकेंद्र होता है, भुजा लंब समद्वि भाजक का। अब तक आपने पढ़ा केंद्रक माध्यिका का होता है, रिवाइज करा रहा हूं। लंब केंद्र शीर्षलंब का होता है, अंतः केंद्र कोण अर्धक का होता है, परिकेंद्र ये 4 ही केंद्र हैं भुजा लंब अर्धक का होता है। तो भुजा लंब अर्धक 3 होते हैं, तीनों संगामी होते हैं, इनका संगामी बिंदु आपका परिकेंद्र कहलाता है। अगली बात, स्पेशल बात, परिकेंद्र यानी जो बिंदु आपके पास आएगा, परिकेंद्र सदैव त्रिभुज के शीर्षों से, ध्यान दीजिए इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी भुजाओं से, और अब की बार आ गया शीर्षों से। परिकेंद्र सदैव शीर्षों से समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। यानी ये जो पॉइंट है ये इससे भी इतनी दूर है, इससे भी इतनी दूर है, इससे भी इतनी दूर, यानी जो तीनों दूरियां मैंने डार्क करी हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों दूरियां आपस में बराबर हैं। यानी परिकेंद्र वह बिंदु है जो त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। अब आप समझ गए होंगे, इससे पिछला जो अपना था कोण अर्धक, उसमें मैं आपको बता रहा था, प्रश्न कई बार ऐसे पूछता है, त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित रहने वाला बिंदु तो होता है, भुजाओं से समान दूरी पे तो अंतः केंद्र,
और त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित जो बिंदु होता है वो होता है आपका परिकेंद्र। और परिकेंद्र काम क्या करता है, परिकेंद्र को केंद्र मानकर त्रिभुज के चारों तरफ से यानी त्रिभुज का परिवर्त बनाया जाता है, त्रिभुज का परिवर्त बनाया जाता है। अब परिवर्त कैसे बनाया जाएगा, तो त्रिज्या कौन सी लोगे, ये जो समान दूरी है ना यही परित्रिज्या कहलाती है। परित्रिज्या, परि समझते हो ना आप, वो वाली परि नहीं जो जिस परि को आप जानते हो, ये परित्रिज्या, परि मतलब चारों तरफ वाली परि है। तो देखिएगा जे लिया सेंटर, जे ली रेडियस आपने, यानी ये त्रिज्या हो गई आपकी, ये शीर्षों से लेके यहां तक की दूरी। प्रकार को इतना खोलना है और एक बना देना सर्कल आपको यूं, ये सर्कल यूं आएगा भाई। यूं आने का मतलब है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होके गुजरता है। और ये समकोण त्रिभुज इस प्रकार होता है कि अर्धवर्त इधर होता है, अर्धवर्त इधर होता है। समझने की कोशिश करिएगा भाई चित्र से। ये त्रिज्या ले ली हमने, सॉरी ये केंद्र ले लिया, ये हमने ले ली त्रिज्या, और ये हमने बना दिया सर्कल भाई। और वो सर्कल जो होता है, ये जो सर्कल है परिवर्त जो है वो शीर्षों से होके गुजरता है, त्रिभुज के शीर्षों से गुजरता है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता है, तीनों शीर्षों से होके गुजरेगा। कौन, जो परिवर्त आप बनाओगे। और जो त्रिज्या आप लोगे वो त्रिज्या कहलाएगी आपकी परित्रिज्या। देखिए यहाँ कर्ण का मध्य बिंदु समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या होती है, आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि भुजा को दो समान भागों में विभाजित करने वाली लंबवत जो रेखा है वो आपका भुजा लंब समद्विभाजक कहलाती है। तीन होते हैं, तीनों संगामी होते हैं, इनका संगामी बिंदु याद रखें परिकेंद्र होता है। और परिकेंद्र सदैव शीर्षों से समान दूरी पे होता है। देखो भुजाओं से अंतःकेंद्र समान था, शीर्षों से परिकेंद्र समान है। इस चीज को अवश्य ध्यान रखें आप, ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। समान दूरी पर होता है, और ये जो दूरी है ये दूरी क्या कहलाती है, परित्रिज्या कहलाती है। वो दूरी अंतःत्रिज्या कहलाती थी। त्रिभुज इसी परिकेंद्र को केंद्र मान के त्रिभुज का परिवर्त बनाया जाता है, और परिवर्त जो होता है वो शीर्षों से, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। ये तो था सामान्य बात भुजा लंब समद्विभाजक की। अच्छा, भुजा लंब समद्विभाजक में क्या होता है, अब ये जो परिकेंद्र है आपने क्या करा था, भुजाओं का मध्य बिंदु लिया था अलग अलग। तो ऐसे इसमें क्या आया, परिकेंद्र कहाँ आ गया, देखिए कर्ण पे आ गया, भुजा पे आ गया। बाकी जो केंद्र थे, अंतः केंद्र जो था आपका वो अंतः भाग में था, केंद्र अंतः भाग में था, लंब केंद्र आपका अलग अलग जगह जा रहा था। तो अभी हम पढ़ेंगे इसकी स्थिति, ये भी अलग अलग जगह जाएगा। प्लीज़ आप इसका एक बार कैप्चर कर लें, आप इसको या लिख लें, जैसे भी आप लिख रहे हो, या सीधा अभी तो इतना टाइम नहीं होगा शायद आपके पास, लिखोगे नहीं आप, शायद रिवीजन के लिए इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि ये बहुत लेट हो गए अपन इस चीज़ को बताने में। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि शायद ये आपके लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, ये जो काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिएगा अभी हम पढ़ रहे हैं परिकेंद्र की स्थिति, परिकेंद्र की स्थिति सेम टू सेम जैसा आपके पास शीर्ष लंब में लंब केंद्र की स्थिति थी, वैसे की वैसी स्थिति होती है न्यून कोण त्रिभुज में। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र अंतः भाग में होता है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली बना लीजिएगा। समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण का मध्य बिंदु होता है। देखिए उसमें क्या था, लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पे था। और अधिकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो याद रखिएगा अधिकोण त्रिभुज में ये बाहर होता है, बाह्य भाग में होता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी, स्पेशली समकोण त्रिभुज के लिए याद रखना आपको। अधिकोण त्रिभुज में ये बाह्य भाग में होता है। ठीक है, ये था आपके परिकेंद्र की स्थिति। अब हम देखते हैं परिकेंद्र पर बना कोण, परिकेंद्र पर बना कोण। परिकेंद्र पे जो कोण बनेगा, परिकेंद्र पे बनने वाला कोण अभी हमने अलग अलग तरीके से देखा। परिकेंद्र पे बनने वाला कोण शीर्ष कोण का दुगना होता है। परिकेंद्र पे बनने वाला कोण शीर्ष कोण का दुगना होता है। जैसे ये था, अभी मैं आपको अलग अलग कोणों एक साथ बताऊंगा, इन सभी को कोणों को, स्थितियों, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाते हैं। जे एक्स है और इसका नाम दे दिया परिकेंद्र, तो यहाँ 2x बनेगा, इतना आपको याद रखना है। इसका जस्ट डबल होगा भाई परिकेंद्र पे बनने। जैसे यहाँ ये 90 डिग्री है तो आपको पता है सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, जो भी आप बोलते हो इसको, सेमी सर्कल है तो ये 180 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ क्या था 90 डिग्री। इसके सम्मुख शीर्ष था, सम्मुख शीर्ष पे क्या बन गया आपके पास 180 डिग्री का कोण बन गया कि ये 90 था। इस प्रकार हम कह सकते हैं जैसे यहाँ x बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ x बनेगा। एक बार इस चीज़ को देख लीजिए, मैं सारों को अब एक साथ करा रहा हूँ आपको। भाई समय का अभाव में मैं थोड़ा सा इसको फास्टली ले लिया, फिर भी यदि आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, इसको दोबारा मैं आपको स्लोली बता दूंगा।
अब हम देखते हैं, ये आपने चारों पढ़े थे, अब हम चारों का एक साथ अध्ययन करते हैं कि चारों एक साथ कैसे कैसे थे, क्या क्या थे, वो देखिएगा। ये सबसे अब तक समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब जो आगामी 5-10 मिनट का जो कंटेंट होगा उस चीज़ को आप अच्छे से फोकस करके देख लें, अच्छे से पढ़ लें, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल उसमें कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा आपको, यदि सब कुछ ठीक ठाक सही तरीके से हुआ तो। यदि पेपर आपका अच्छे लेवल का बनता है तो ज़रूर आपसे यहाँ से सवाल पूछेगा, वरना वही घिसे पिटे सवाल पूछे जाते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ जैसे जो था नाम लिखूँगा, एक टेबल बना रहा हूँ मैं, जैसे इस टेबल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। टेबल है, पहले हम नाम लिखेंगे, फिर उसकी परिभाषा स्वरूप यानी उसकी विशेषता हम लिखेंगे कि क्या काम करता है। परिभाषा मान लीजिए, उसकी विशेषता बता देता हूँ, उसकी विशेषता। फिर उसका जो संगामी बिंदु क्या कहलाएगा, सारे के सारे संगामी हैं तो उनका संगामी बिंदु हम किसे कहेंगे। फिर संगामी बिंदु के बाद आते हैं हम संगामी बिंदु की स्थिति क्या रहेगी, संगामी बिंदु की स्थिति क्या रहेगी। फिर उसका कुछ विशेष विवरण, विशेष विवरण में हम क्या लेंगे, बनने वाला कोण वगैरह या कुछ स्पेशली चीज़ें। चारों का हम एक साथ अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लेता हूं नंबर 1 पे मैं ले रहा हूं माध्यिका। रिवाइज कर रहा हूं अब तक, यदि दोनों वीडियो में से आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये 10 मिनट का कंटेंट आपके लिए बहुत है, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखते हैं हम, सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं माध्यिका। हो सकता है आपको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, आप सुन लीजिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। यहाँ पे चारों को एक साथ बता रहा हूं आगे मैं 10 मिनट में, फटाफट देखिए। माध्यिका, माध्यिका विशेषता क्या है, शीर्ष से निकलती है और शीर्ष से किसको मिलाती है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को। तो शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो गया आपका, माध्यिका। मध्य बिंदु किसका है, सामने वाली भुजा का। आपने स्पेशली पढ़ लिया इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं। संगामी बिंदु इसका नाम है, संगामी बिंदु का केंद्रक, या तो हम इसको कहेंगे केंद्रक, या दूसरा नाम है इसका गुरुत्व केंद्र। देखिएगा भाई, या तो इसका नाम आप बोलोगे केंद्रक या लिखा मिलेगा आपको गुरुत्व केंद्र। इसकी स्थिति ये सदैव अंतः भाग में होता है। किसकी स्थिति बता रहा हूं मैं, इन केंद्र की, सदैव अंतः भाग में। माध्यिका, ये सारी चीजें जो हैं वो सब 3-3 होती हैं, इसलिए 3 लिखने की जरूरत नहीं, सारी संगामी होती है तो संगामी लिखने की जरूरत नहीं है। माध्यिका शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाता है, संगामी बिंदु इसका केंद्र कहलाता है, स्थिति है इसकी सदैव अंतः भाग में मिलेगा। विशेष विवरण देखिएगा, कीवर्ड लिखूंगा मैं सिर्फ क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको बता चुका। सदैव, एक तो दो समान क्षेत्रफल, समझ गए, यानी एक माध्यिका होगी वो 2 समान क्षेत्रफल में बांटेगी, एक माध्यिका बांटती है। दूसरा, केंद्रक 2:1 में काटता है, समझ गए। 2:1 क्या है, रिवाइज करने के लिए लिख रहा हूं। 1/6 क्षेत्रफल का होना किसके लिए आया, 1/6 आपको पता है 1/6 किसको इंडिकेट कर रहा है, 6 छोटे छोटे, याद रखिएगा 6 छोटे छोटे टुकड़े कर देता है माध्यिका, उसके लिए बोल रहा हूँ। यदि आपको ये चीज़ें तब समझ में आएगी जब आपने इससे पिछला वीडियो देखा होगा माध्यिका से रिलेटेड। मैं सिर्फ यहाँ रिवाइज करने के लिए लिख रहा हूँ भाई। कोण इसमें किसी प्रकार का बनता नहीं है, 2:1 में होता है, 1/6 होता है। अच्छा, भुजा का वर्ग, भुजा के योग का वर्ग, यानी मैं सीधा लिख देता हूँ 4:3 आपको याद रहेगा, a² + b² + c² इज टू m1² m2 + m2² + m3²। ये आपको याद रह जाएगा शायद, क्योंकि उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था, ये सिर्फ याद रखने के लिए था। तो ये तो था आपका पहला कि माध्यिका क्या होती है। आशा करता हूँ माध्यिका रिवाइज होगी। सेकंड हम लेते हैं शीर्षलंब। शीर्षलंब, सेकंड शीर्षलंब है। शीर्षलंब क्या करता है, शीर्ष से निकलता है और सामने जो भुजा है, सामने की भुजा पर 90 डिग्री बनाता है, वो होता है शीर्षलंब। संगामी बिंदु इसका कहलाता है लंब केंद्र, संगामी बिंदु जो इसका लंब केंद्र कहलाता है। स्थिति क्या है लंब केंद्र की, वो देखिएगा, इसकी स्थिति है न्यून कोण में, अंतः भाग में। जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसमें अंतः भाग। समकोण में ये कहाँ मिलता है आपको, समकोण में मिलेगा 90 डिग्री वाले पर। समझ जाओगे 90 डिग्री वाले का मतलब क्या होता है, वो समकोण वाले शीर्ष की बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री वाले शीर्ष पर देखिएगा। अधिक में कहाँ मिलेगा, ये अधिक में आपको पता है ये बाह्य भाग में मिलता है, तो अधिक में मिलेगा बाहर। अच्छा, विशेष विवरण क्या था इसका, ये अलग अलग जगह मिलता है। विशेष विवरण में आप आ जाओ, शीर्षलंब त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। पहली बात तो क्षेत्रफल निकालते समय जो ऊंचाई लेते हो यह है त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। चर्चा करेंगे हम बाद में, त्रिभुज का आधार और ऊंचाई परस्पर
व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल कवर रखा जाए तो कैसे क्या होता है देखेंगे बाद में। त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। दूसरा, लंब के अंदर पर बना कोण, इसको जरूर याद रखना, लंब के अंदर पर बना कोण संपूरक होता है शीर्ष कोण का, शीर्ष कोण का संपूरक। मतलब यहां क्या करना आपको 180 माइनस एक्स डिग्री, एक्स यदि शीर्ष कोण है तो ये जरूर याद रखना। ये दो चीजें एंगल से कई बार सवाल पूछ लेगा आपसे, यहां पे देखिएगा। अगला देखते हैं अपन, अगला है थर्ड आपका कोण अर्धक। कोण अर्धक, कोण अर्धक क्या है भाई? शीर्ष कोण, शीर्ष कोण का समद्वि भाजन, समद्वि विभाजन समझ रहे होंगे आप शायद। शीर्ष कोण का समद्वि भाजन करने वाला जो रेखाखंड है वो आपका कोण अर्धक कहलाता है। इसका संगामी बिंदु याद रखिए क्या होता है? अंतः केंद्र। स्थिति क्या है अंतः केंद्र की? हमेशा अंतः भाग में होता है, सदैव अंतः भाग में होता है। अच्छा, विशेष विवरण क्या है याद रखना? भुजाओं से सदैव समान दूरी पर स्थित, समान लंबवत दूरी लिख देता हूं भाई मैं, समान लंबवत दूरी पर स्थित। एक तो ये बात। दूसरी बात, इस पे बनने वाला जो कोण होता है वो कोण होता है शीर्ष कोण, यानी सीधा लिख देता हूं 90 डिग्री प्लस x/2 ये होता है, जहां x किसको इंडिकेट करेगा? शीर्ष कोण को। यदि पूरे के अंदर मैं मेन जो कीवर्ड काम में ले लूं कि इनकी सभी की संख्या 3 होती है, सभी के सभी क्या होते हैं? ये संगामी होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, विरोधाभास नहीं है। दूसरा, यदि इन पूरी तालिका में शीर्ष कोण को मैं x से इंडिकेट करूं, कि यदि शीर्ष कोण x डिग्री को इंडिकेट करे तो लंब केंद्र पे बनने वाला कोण 180 माइनस x डिग्री होगा और अंतः केंद्र पे बनने वाला कोण 90 डिग्री प्लस x/2 होगा। और लास्ट है आपका, तुलनात्मक आप अध्ययन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट है आपका चौथा, भुजा लंब समद्वि भाजक। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं इस टेबल में से कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में आपको अवश्य सवाल मिलेगा, चाहे वो संगामी बिंदु को लेके हो, चाहे वो उसकी स्थिति को लेके हो, चाहे वो उससे बने कोणों को लेके हो। यहां से आप कोण निकालना अच्छे से याद रख लेंगे आराम से, क्योंकि कंपेरिजन करेंगे तो पता चल जाएगा। भुजा लंब समद्वि भाजक विशेषता क्या है? शीर्ष से नहीं निकलता, देखो शीर्ष शीर्ष शीर्ष, तीनों शीर्ष से निकलते हैं, ये शीर्ष से नहीं जाता, तो मैं स्टार लगा के लिख देता हूं, इसका शीर्ष से कोई लेना देना नहीं होता, ये लो। दूसरा, भुजा को 2 समान भागों में बांटता है, समान भागों में, और साथ में क्या होता है? लंबवत भी होता है। भुजा को 2 समान भागों में लंबवत बांटता है भाई, ठीक है। संगामी बिंदु होता है इसका परिकेंद्र, संगामी बिंदु जो होगा वो इसका होगा परिकेंद्र। और स्थिति जो होती है इसकी वो देखिएगा, स्थिति न्यून कोण त्रिभुज में होता है अंतः भाग में, समकोण की अलग से याद रखनी है। समकोण में कहां होता है परिकेंद्र? कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु। और अधिक कोण में होता है ये बाहर। कर्ण का मध्य बिंदु मैंने ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए आपको लिखा है, इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर चुका। फिर भी यदि समस्या आए तो प्लीज़ मुझे आप अवगत करा देना, आपकी सफलता ज़्यादा मायने रखती है बजाय यहाँ मेहनत के। तो देखिएगा इसके क्या था, ये देखिए भुजाओं से समान दूरी, और इसमें वर्ड आया शीर्षों से समान दूरी पर, शीर्षों से सदैव समान दूरी पर स्थित, शीर्षों से सदैव समान दूरी पर स्थित। दूसरा क्या था, कोण जो बनेगा इस पर वो कोण 2x बनेगा, यानी शीर्ष कोण का दुगना, शीर्ष कोण का दुगना। ये लो, अब ये चारों चीजें आप आराम से देख लीजिएगा। अब मैं इनको दोबारा रिवाइज कर देता हूं। केंद्रक माध्यिका का होता है, लंब केंद्र शीर्ष लंब का होता है, अंतः केंद्र कोणार्धक का होता है, परिकेंद्र होता है आपका भुजा लंब समद्वि भाजक का। जहां देखिएगा आप, यहां 180 माइनस एक्स रहेगा, और यहां 90 प्लस x/2 रहेगा, और यहां रहेगा आपका 2x। ये एंगल देख लीजिएगा, 2x किस पे है? परिकेंद्र यदि यहां शब्द आता है तो 2x रहेगा, अंतः केंद्र आता है तो 90 प्लस θ/2 याद रखना इनको, और यदि वहां लंब केंद्र लिखा आता है तो 180 माइनस एक्स। एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है? शीर्ष को। ये मैं यहां लिख देता हूं, देखना
छोटा सा सवाल भी कर देता हूं यहां पे, ये पॉइंट दिया, ये डॉट डॉट, और यहां आपकी मर्जी कोई भी वैल्यू लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां क्या लिखूं, 40 लिख देता हूं, 50 60 कुछ भी लिख लो, 60 तो समबाहु बन जाएगा, या 40 लिखा आपने, और ये वैल्यू आपसे पूछी है। फर्स्ट जब यहां लंब के अंदर था, जब यहां लंब के अंदर था तो क्या आएगा, सेकंड मान लीजिए यहां अंतः केंद्र होता तो क्या आता, थर्ड मान लीजिए यहां परिकेंद्र होता तो आपका उत्तर क्या आता। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लंब के अंदर होगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा, अंतः केंद्र होगा तो क्या आएगा, परिकेंद्र होगा तो क्या आएगा। यदि यहां शीर्ष कोण, ऐसा सवाल आएगा, बस यहां तीनों में से कोई एक नाम लिखा आएगा कि ये ट्राइंगल का फलाना केंद्र है, यहां 40 डिग्री है, यदि ये लंब के अंदर है तो आपको क्या करना है, 180 माइनस 40 बोले तो 40, 140 सॉरी, 180 में 40 गया आपका, 140 हो गया। यदि यहाँ अंतः केंद्र शब्द लिखा आता है, अंतः केंद्र, तो आपको क्या करना है, 90 प्लस 40 का आधा, 40 का आधा होता है 20, 90 और 20 हो गए 110 डिग्री, आपका उत्तर आएगा। यदि यहाँ परिकेंद्र लिखा आता है तो कुछ नहीं करना, 2 गुणा 40 2 गुणा कर देना 80 डिग्री। तो देख लीजिएगा आप, लंब के अंदर जो होता है उसके लिए क्या करना है, 180 में से घटाना है, अंतः केंद्र के लिए 90 प्लस θ/2 करना है, और परिकेंद्र के लिए आपको इसका दुगुना कर देना। ये थे त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के केंद्र, इनकी स्थितियां देख लेना। स्थिति या तो सारे देखो, अंत भाग में कौन कौन है, माध्यिका वाला और कोणार्धक वाला, बाकी न्यून कोण में अंदर है, समकोण में एक तो समकोण वाले शीर्ष पे, एक कर्ण का मध्य बिंदु है, और अधिक कोण में ये बाहर है। आशा करता हूँ ये चीज़ जो है ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि ये जो है इसमें से कहीं ना कहीं पिछला पेपर उठा के देखोगे कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा गया है, तो लास्ट टाइम पे जब आप रिवीजन के तौर पे आप इसको रिव्यू कर सकते हो, इसका उम्मीद करता हूँ ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगी भाई। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।